क्योंकि आप देश चलाने के लायक नहीं है, आप देश की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे हैं। आपने जितने वायदे किए थे देश के साथ, कोई वायदा पूरा नहीं किया। इसलिए आपको अगर थोड़ी भी खैरत है तो आपको अपना रिजाइन कर देना चाहिए, देश को राष्ट्रपति जी को सौंप देना चाहिए। कुछ मीडिया हाउस बचे हैं तो कोई भी सच्चाई बताना नहीं चाहता। धीरे धीरे एक साजिश के तहत 2012 के आसपास बड़े बड़े कुछ चंद पूंजीपतियों ने देश के सारे बड़े मीडिया हाउस को खरीद लिया। और खरीदने के बाद खरीदा इसलिए गया क्योंकि जब माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों को लिए गुजरात में बहुत सारे उनकी मदद की, बहुत सारी उनको छूट दी गई, सस्ते दाम पर उनको जमीनें दी गई। तो उन बड़े बड़े पूंजीपतियों ने सोचा जब मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में हमें इतनी सारी सहूलियतें दे रहे हैं तो अगर ये देश के प्रधानमंत्री बन जाएं फिर तो पूरे देश के संसाधनों पे कब्जा करना आसान हो जाएगा, फिर देश की सारी बड़ी कंपनियों को खरीदना आसान हो जाएगा। इसी के तहत 2012-13 में उन्होंने देश के सारे बड़े बड़े मीडिया हाउस को खरीद कर उनके माध्यम से मोदी जी की ब्रांडिंग करना शुरू किया। और उस वक्त आपने एक शब्द सुना होगा, गुजरात मॉडल। वो जो गुजरात मॉडल का प्रचार किया गया उसके माध्यम से ब्रांड मोदी किया गया। आज वो गुजरात मॉडल कहाँ है? आज उन किसी भी चैनल पर क्या आपने गुजरात मॉडल की चर्चा सुनी है? आज आपको गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं मिलेगी क्योंकि उसके द्वारा जो ब्रांडिंग की गई थी वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की ब्रांडिंग की गई और वो बन गए। तो अब गुजरात मॉडल की चर्चा की जरूरत तो रही नहीं। अब मैं आगे बताता हूँ ये षड्यंत्र क्या हुआ है। जब उन्होंने बड़े बड़े मीडिया हाउस खरीद लिए उसके माध्यम से, भैया ये थोड़ा उधर को कर दे, उसके माध्यम से उन्होंने क्या किया 2013 में, आप लोग 2013 के सितंबर में आइए, 2013 के सितंबर से अप्रैल 2014 तक जब तक मोदी जी की सरकार बन नहीं गई तब तक लगातार हर मीडिया चैनल पर, चाहे आप फिल्में देखते थे, चाहे आप समाचार सुनते थे, हर 5 मिनट के अंदर एक ऐड आता था। बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हो गया महिला पे वार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हो गया भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। काला धन वापस आएगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, हर साल 2 करोड़, और हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने अपने 5 साल पूरे कर लिए क्योंकि ये जो सब विभाग दिखाए गए उन सारे मीडिया चैनल वो एक्चुअली बीजेपी के, मोदी जी के और बड़े बड़े पूंजीपतियों के प्रवक्ता थे। और उन प्रवक्ताओं ने टीवी चैनल का पूरा इस्तेमाल ब्रांडिंग मोदी करने में, मोदी को एक बड़ा बड़ा ब्रांड बनाने में इस्तेमाल किया। और इतना इस्तेमाल किया कि लोगों के दिलो दिमाग में मोदी जी की तस्वीर और उनका नाम छाप दिया। और जब चुनाव आया, क्योंकि लंबे समय से कोई भी सरकार बहुमत से नहीं आ रही थी, कोलिशन गवर्नमेंट का राज चल रहा था, लेकिन पहली बार इतने लंबे समय के बाद एक बहुमत की सरकार आई, क्योंकि पूरे देश के मीडिया चैनल को इस काम पे लगाया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और इतना प्रचार किया कि वो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, मैं उसके बाद की बात करता हूँ, क्या उन्होंने देश में महंगाई कम करी? महंगाई कम नहीं हुई, ये वायदा था। उन्होंने कहा था हम रोजगार 2 करोड़ हर साल लोगों को देंगे। क्या 2 करोड़ रोजगार दिए? या काला धन, या वो काला धन वापस लाने की बात करते थे, क्या काला धन वापस आया? वो 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते थे, क्या स्मार्ट सिटी बनी? वो महिलाओं कहते थे बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार। क्या महिलाओं पे उत्पीड़न बंद हो गया या बढ़ गया? क्या देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक पे जो जुल्म होता था वो जुल्म कम हुआ या बढ़ गया?
बिजली सस्ती हुई है, महंगी हो गई। काले तेल सस्ता हुआ है, महंगा हो गया। जब कांग्रेस, जब यूपीए की सरकार थी, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम $132 प्रति बैरल थे। जब $132 प्रति बैरल कच्चे तेल के दाम थे इंटरनेशनल मार्केट में, तो भारत में पेट्रोल $62 लीटर पे मिला करता था। लेकिन आज $132 प्रति बैरल से गिरते 25% के आसपास आ गया, लगभग $35 से $40 प्रति बैरल। इसका मतलब तेल का दाम, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम आज देश के अंदर ₹30 से ₹40 के अंदर मिलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने तेल का दाम जो, वो लाला रामदेव की, आपको याद होगा, काला धन वापस लाएंगे, उनकी वो वीडियो देखी होंगी जिसमें वो कहते थे पेट्रोल ₹30 लीटर मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं लाला रामदेव जी से कि आप कौन सी कब्र में छुप गए हैं? आइए और देश की जनता को जवाब दीजिए। आपने देश की जनता के साथ धोखा किया है। मैं मोदी जी से भी कहना चाहता हूं कि मोदी जी, आप आइए, जिन बड़े बड़े मीडिया चैनलों से जिन्हों को बीजेपी का प्रवक्ता बना दिया, जो आज डिबेट के नाम पर पूरे देश का बेवकूफ बनाते हैं, विपक्ष को बुलाते हैं और उनके एंकर वहां बुलाकर उनको धमकाने का काम करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई गुंडे हो। पहले पत्रकारिता का एक नियम होता था कि पत्रकारिता इसे कहते हैं कि वो सत्ताधारी दल से सवाल जवाब करे। लेकिन आज सारे जितने भी चैनल हैं वो सत्ता पक्ष से कोई सवाल नहीं करते, वो विपक्ष से सवाल करते हैं और विपक्ष के प्रवक्ताओं को धमकाते हैं। मुझे लगता है देश के लोगों को ये जी न्यूज, ये एबीवीपी न्यूज, ये आज तक, ये रिपब्लिक भारत, इन सारे चैनलों को देखना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इनकी दुकानों को अब बंद करने का समय आ गया। दूसरा, मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं, आप बड़े मन की बात करते हैं, आप देश के लोगों के मन की बात भी कर लो। आप देश के लोगों के मन को भी पढ़ लो और एक बार जरा मीडिया के सामने एक ओपन लाइव डिबेट कर लो। आप पत्रकार वार्ता तो करो, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम कर लो। 6.5 साल आपको हो गए, आज तक आपने एक भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। आप आके लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करो अगर आपके अंदर हिम्मत है। लेकिन आप लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे, क्योंकि आपने देश के लोगों के साथ धोखा किया है। आपने उनको धोखा देके उनकी वोट को चुराया है। आपने अपना किया हुआ वायदा, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। एक आपका वीडियो अक्सर टीवी पे सुनने को मिलता है, सोशल मीडिया पे सुनने को मिलता है, जिसपे आप कहते हैं कि रेलवे से मेरे से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। जो लोग कहते हैं रेलवे बिक रहा है, वो गप मार रहे हैं। मोदी जी, अपने उस वीडियो को सुन लो और उसके बाद देख लो अडानी जी की कितनी ट्रेन आ गई और कितने सारे रेलवे स्टेशन आपने बेच दिए, कितने सारे देश के एयरपोर्ट आपने बेच दिए, कितने सारे PSU आपने बेच दिए, और जो नवरत्न कंपनी भारत सरकार की हजारों करोड़ कमा के दिया करती थी, आज वो हजारों करोड़ फायदा देने वाली कंपनी आपने इतने घाटे में पहुंचा दी, जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत, कि आज आप देश के इन सारे PSU को बेचने का टारगेट आपने रख दिया। अभी मैं सुबह एक अखबार पढ़ रहा था जिसमें देश के 300 PSU को बेच के केवल 27 PSU ये रखेंगे, बाकी देश के सारे PSU को ये लोग बेचने वाले हैं। तो ये चाहे बेचते बेचते देश विक्रेता बन बैठे हैं। ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। पूरे देश के लोग एकजुट हो और ये जो तीनों कृषि से संबंधित कानून, काले कानून आप क्यों लेके आए हैं, मैं इसका भी खुलासा करना चाहता हूं। पहले तो मैं बता दूं, पूरे देश के मजदूर, किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और गरीब लोग और देश के तमाम लोग किसानों के साथ हैं और हमारे समाज के भी सारे लोग किसानों के साथ हैं। और हमारी मांग है कि आप इन तीनों कृषि से संबंधित काले कानूनों को तुरंत वापस लें, क्योंकि देश के संविधान में एक व्यवस्था की गई है, जब भी कोई कानून बनाया जाता है, जिन लोगों के लिए कानून बनाया जाता है उनकी राय ली जाती है। एक ड्राफ्ट बिल बनाया जाता
है, उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, पब्लिक की प्रतिक्रिया मांगी जाती है, पब्लिक के सुझाव मांगे जाते हैं और सुझाव आने के बाद उन सुझावों को उसमें इनकॉर्पोरेट करके फिर सदन के अंदर सारे संसद के सदस्यों के सामने चर्चा के लिए वो बिल रखा जाता है। सभी पार्टियों के सांसद उस पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद अगर मत विभाजन की मांग की जाती है, उसके बाद मत विभाजन होता है, उसके बाद अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है, फिर उसको राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के बाद उसको नोटिफाई किया जाता है और जिस डेट से वो नोटिफाई होता है उस डेट से वो कानून लागू होता है। तो जब आप कृषि से संबंधित कानून लेके आए, आप कह रहे थे हम किसानों का भला करना चाहते हैं, तो आपने किसानों के सामने पहले बातचीत क्यों नहीं की? आपने ड्राफ्ट बिल को किसानों की सलाह क्यों नहीं मांगी? आपने जनता की प्रतिक्रिया क्यों नहीं मांगी? आपने संसद के अंदर इसके ऊपर विस्तार से चर्चा क्यों नहीं करवाई? और जब विपक्ष इस पर मत विभाजन चाहता था तो आपने मत विभाजन क्यों नहीं किया? इसका मतलब साफ है कि इस बिल का जब ड्राफ्ट भी नहीं बना था, उससे पहले अडानी जी के और बड़े बड़े पूंजीपतियों के सैकड़ों एकड़ में बड़े बड़े गोडाउन बन चुके थे। इसका मतलब कानून बड़े बड़े पूंजीपतियों के इशारे पे लाया गया है, न कि किसानों के लिए। और उसमें आपने व्यवस्था कर दी, पहले काला बाजारी पे बंदिश थी, एक सीमा से ज्यादा भंडारण नहीं किया जा सकता था, आपने भंडारण को अनलिमिटेड कर दिया, उसकी सीमा को खत्म कर दिया। आपने मतलब अब बड़े बड़े पूंजीपति पूरे देश का अन्न खरीद कर, तेल खरीद कर, अनाज खरीद कर, चावल खरीद कर, दालें खरीद कर अपने बड़े बड़े गोडाउन में बंद कर लेंगे और जब जनता को उसकी जरूरत पड़ेगी उसके बाद वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, फिर उसी को आप कई गुना ज्यादा कीमत पर बेचेंगे। और दूसरी तरफ आपने ये भी कर दिया कि इस कानून के अंदर जब तक केंद्र सरकार कोई दखल नहीं करेगी, जब तक 1 साल के अंदर वो कीमतें डबल ना हो जाएं। इसका मतलब ये हुआ 4 साल में उसकी कीमत लगभग जो 20 रुपए की आज मिल रही है, 4 साल में वो 300 रुपए की हो जाएगी और आप उसमें दखल नहीं करेंगे। तो ये क्या ये कानून केवल किसानों को प्रभावित करेगा? मैं समझता हूँ ये काले कानून पूरे देश के लोगों को प्रभावित करेंगे। महंगाई इतनी ज्यादा हो जाने वाली है, फिर ये काबू में नहीं रहेगी। और चूंकि जो बड़े बड़े IAS ऑफिसर लंबे संघर्ष के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद वो लोग सफल होते थे और कई साल की नौकरी के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी लगते थे, लेकिन चूंकि आपको अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों के जिनके पैसे के ऊपर आप लोग सत्ता में आए थे, आपकी वफादारी उनके प्रति है, आपकी वफादारी देश के लोगों के प्रति नहीं है। आपकी वफादारी उन लोगों के प्रति नहीं है जिन्होंने वोट देके आपको सत्ता में लाए हैं। आप तो जिनके पैसे पर, जिनके पैसे के प्रचार पर आप लोग सत्ता में आए हैं, आप केवल उनके प्रति वफादारी कर रहे हैं। अब देश का किसान जाग चुका है, देश का अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग जाग चुके हैं, देश के किसान और गरीब लोग जाग चुके हैं। अब आपको हम चैन से नहीं सोने देंगे जब तक आप उस सत्ता से नीचे नहीं उतारते। आप चिंता मत करो, आप इसलिए खुश हो रहे होंगे कि अभी तो 3-3.5 साल के करीब आपका कार्यकाल बचा है, लेकिन चिंता मत करो, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 1 साल बचा है। पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता आपके हाथ से जाएगी, उसके बाद गोवा की सत्ता आपके हाथ से जाएगी, एक एक करके सारे देश की सरकारें, सारे राज्यों की सरकारें आपके हाथ से जाएंगी और 2024 में आपको वापस गुजरात भेजने का इंतजाम देश के लोग करने वाले हैं। इस लेटल एंट्री में लेटरल एंट्री में जो पहले 9 भर्तियां की थी, उसमें एक भी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग का और माइनॉरिटी का एक सिंगल आदमी नहीं है। और अब ये 30 वैकेंसी निकाली है, मतलब इसमें रिजर्वेशन नहीं है। इसका मतलब जो भारत के संविधान के अंदर जो रिजर्वेशन की गारंटी फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 15(4) आर्टिकल 16(4) में दी गई है, आपने तो संविधान के खिलाफ जाके लेटरल एंट्री लाके जो हमारे समाज के युवा, हमारे देश के युवा रात दिन मेहनत करके सिविल सर्विस में आ जाया करते थे, आपने तो उनके हक और अधिकार को छीनने का काम किया है। आपने हमारे संविधान पर हमला किया है, आपने हमारे प्रतिनिधित्व पर हमला किया है, हमारे रिजर्वेशन पर हमला किया है। अब आपको याद रखना, 2024 में आपको इस लायक नहीं बचेंगे कि भारत के लोग वोट देना तो दूर की बात है, आपके नाम पर लोग आपको कोसेंगे, आपको हिटलर कह के बुलाएंगे। अभी भी वक्त है मोदी जी, सुधर जाओ।
देश की लोगों की भावनाओं को समझो, देश के किसानों की भावनाओं को समझो, देश के मजदूरों की भावनाओं को समझो, देश की महिलाओं की भावनाओं को समझो। मजदूर, किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, पूरे देश इन सबसे मिलकर देश बनता है। लेकिन आप केवल पूंजीपतियों से समझते हैं देश बनता है, आप गलत फहमी के शिकार हैं। आप देश के लोगों की भावनाओं को समझ के तुरंत लेटरल एंट्री को बंद करो, तुरंत काले कानूनों को, किसानों से संबंधित जो 3 कानून इनको वापस लो और जल्दी से जल्दी देश की अपेक्षाओं पे खड़ा उतरने की कोशिश करो। और जो वायदे आपने 2014 के चुनाव में किए थे, वो वायदे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। आप उन वायदों को पूरा क्यों करो। और आप अगर ये वायदे पूरे नहीं कर सकते तो मोदी जी आंख में आंख मिलाकर बात करो, अपना रेजिग्नेशन दे दो, आप प्रधानमंत्री पोस्ट से इस्तीफा दे दो, क्योंकि आप देश चलाने के लायक नहीं है। आप देश की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे हैं। आपने जितने वायदे किए थे देश के साथ, कोई वायदा पूरा नहीं किया। इसलिए आपको अगर थोड़ी भी गैरत है तो आपको अपना रिजाइन कर देना चाहिए, देश को राष्ट्रपति जी को सौंप देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं एक आह्वान करना चाहता हूं, आप याद रखना, ये सामाजिक आंदोलन जब होते हैं संवैधानिक तरीके से होते हैं, ये बीच में अपने गुंडे भेजेंगे, सबोटेज करने की कोशिश करेंगे। आज तो यह लड़ाई है, अभी आगे और लड़ाई है। अभी हमने आज से शुरुआत की है। हम देश के गांव-गांव में जाएंगे, देश के एक घर में जाएंगे और सबको बताएंगे 2014 के अंदर मोदी जी ने क्या क्या वायदे किए थे। और घर घर जाकर लोगों से पूछेंगे, क्या जो मोदी जी ने वायदे किए थे क्या वो वायदे पूरे हो गए। एक एक घर का एक एक बच्चा कहेगा कि कोई वायदा पूरा नहीं किया, मोदी जी ने धोखा दिया है, हमारे वोट पे डाका डाला है। और उसके बाद 2024 आते आते हर घर मोदी जी के खिलाफ होगा, हर घर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा, क्योंकि इन्होंने देशद्रोह का काम किया है, इन्होंने संविधान विरोधी काम किया है, इन्होंने लोगों के अंदर नफरत पैदा कर दी है, इन्होंने मॉब लिंचिंग इनके लोगों ने की है, इन्होंने देश को जाति और धर्म के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांट दिया है। अब हम लोग निवेदन करते हैं आप सबसे कि ये जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, इस सपने को साकार करना पड़ेगा, बुद्धि का काम लेना पड़ेगा। जो लोग बुद्धि का काम लेते हैं वही बौद्ध कहलाते हैं। बौद्ध का मतलब ही ये है कि आप किसी दूसरे के कहने में ना चले, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपना अच्छा बुरा सोचें और उसके हिसाब से निर्णय लें। तो आप लोग से निवेदन है कि आप गांव-गांव, घर-घर जाकर आप मोदी जी ने जो वायदे किए थे उससे लोगों को आप अवगत कराइए और साथ में तैयार कीजिए 2024 के लिए। और उनको बताइए कि आप पूछो उनसे घर घर जाकर, क्या मोदी जी ने अपना एक भी वायदा पूरा किया। इससे क्या होगा कि देश का हर नागरिक जागरूक हो जाएगा, हर महिला, हर पुरुष, सब लोग जागरूक हो जाएंगे। और जो युवा बच्चे जो बेचारे अंधे हो गए थे धर्म के नाम पर, वो लोग भी उनको छोड़कर देश की मुख्य धारा में आएंगे, देश के संविधान को बचाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।